बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और स्टूडेंट्स आज हमने प्रीवियस आर्टिकल का ही नेक्स्ट पोर्शन करना है। प्रीवियस आर्टिकल में हमने न्यूटन की अजम्पशन देखी थी जिसमें उसने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए प्रोसीजर डिस्क्राइब किया था और हमने ये देखा था कि फाइनल रिजल्ट में एरर 16% जनरेट हुआ है। इसी को लैपलेस ने करेक्ट किया था। उसने क्या करेक्शन की थी, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम यहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बना लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैपलेस ने जो अजम्पशन ली थी उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें पता है अल्टरनेट कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। ये कंप्रेशन बन जाएगा, फिर उसके बाद रेयरफैक्शन आ जाएगा, फिर कंप्रेशन आ जाएगा और फिर उसके बाद रेयरफैक्शन आ जाएगा। लैपलेस ने यह कहा कि कंप्रेशन में टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है और रेयरफैक्शन में टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाती है। न्यूटन ने भी इसी तरह से बात की थी, लेकिन न्यूटन ने यह कहा था कि कंप्रेशन में जितना टेम्परेचर बढ़ता है रेयरफैक्शन में उतना ही टेम्परेचर कम होता है और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन लैपलेस ने यह बात की कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से यहां पे हीट बढ़ जाती है और यहां टेम्परेचर के डिक्रीज होने से हीट कम हो जाती है। अब टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर होता है फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन, लेकिन वो कहता है कि फ्लो ऑफ हीट सडनली नहीं होता, इसके लिए कोई ना कोई टाइम की वैल्यू जरूरत होती है। अब चूंकि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत ज्यादा रैपिड होते हैं, इस वजह से हीट को कंप्रेशन से निकल के रेयरफैक्शन तक जाने का टाइम नहीं मिलता और सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेशन की हीट कंप्रेशन में कन्फाइंड रहती है और रेयरफैक्शन की हीट रेयरफैक्शन में कन्फाइंड रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा कि हीट रिक्वायर्स टाइम इन फ्लोइंग फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफैक्शन। ठीक है, इस वजह से heat remains confined in regions because compression and rarefactions occur so rapidly। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत ज्यादा रैपिडली अकर करते हैं जिसकी वजह से हीट कन्फाइंड हो जाती है। कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है? हीट रिमेन्स कन्फाइंड। इसका मतलब यह हो जाएगा कि हीट की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। और स्टूडेंट, जब हीट की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो ये कौन सा प्रोसेस बनेगा? अकॉर्डिंग टू दिस लैपलेस ने यह कहा कि सो द प्रोसेस बाय विच साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर इज, कौन सा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं PV पावर गैमा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब गैमा इसमें क्या चीज है स्टूडेंट? गैमा को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे where gamma is equal to
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की रेशो होती है। ठीक है, अब पेज के ऊपर हम इस साइड टेबल में इसकी डिफरेंट वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, डायटॉमिक के लिए क्या होती है और पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स इससे आगे चलते हैं, हम यहां पे ये डिस्क्राइब करेंगे कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर हमने कितना इंक्रीज किया था, T से P प्लस डेल्टा P तक, और कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज किया था V से V माइनस डेल्टा V तक। अब ये दोनों वैल्यूज हमने एडियाबैटिक इक्वेशन के अंदर प्लेस करनी है, तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस TV गैमा इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू क्या है P प्लस डेल्टा P, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है V माइनस डेल्टा V, होल पावर क्या आ जाएगी, एज इट इज गैमा आ जाएगी। अब ये फैक्टर एज इट इज आ गया, PV गैमा दैट इज इक्वल टू, प्रेशर की वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू में से हम V को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब V को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू V में से V कॉमन ले लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज, डेल्टा V में से V को कॉमन लेंगे तो ये डेल्टा V डिवाइड बाय V वैल्यू रह जाएगी, और अभी दोनों की पावर हम सेम रखते हैं, दैट इज गैमा। अब हम क्या करते हैं, ये पावर इन दोनों के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देंगे, तो शेप हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, PV गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इनटू V पावर गैमा, ये सेपरेट हो जाएगा, और 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, इसकी पावर गैमा, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां से ये V पावर गैमा फैक्टर इस V पावर गैमा फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली P वैल्यू यहां पे बचेगी, इसको हम लिख लेते हैं P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, और ये फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय V होल पावर गैमा। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के इतने से पोर्शन पे, ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम ऑन 1 माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय V होल पावर गैमा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इंप्लाइज दैट 1 माइनस डेल्टा V ओवर V पावर गैमा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पावर आ जाएगी गैमा मल्टीप्लाई बाय सेकंड फैक्टर जो होता है, दिस इज डेल्टा V डिवाइड बाय V, फिर उसके बाद माइनस, इसके बाद स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह से, इंप्लाइज दैट 1 माइनस डेल्टा V ओवर V होल पावर गैमा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। इसका मतलब यह है
कि जहां पे इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास ये फैक्टर लिखा हुआ था उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो 1 becomes P is equal to P plus delta P multiply by 1 minus gamma delta V divide by V। अब इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। P एज इट इज आ गया। P को पहले आपने इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, P माइनस साइन एज इट इज गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। इसके बाद अब आपने डेल्टा P को 1 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो प्लस डेल्टा P आ जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। अब इसमें ये P की वैल्यू इस P की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा P डेल्टा V डिवाइड बाय V प्लस डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। इस नेगेटिव फैक्टर को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा गैमा P डेल्टा V डिवाइड बाय V इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइड बाय V। जी स्टूडेंट्स, इस फैक्टर में ये जो दोनों वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, डेल्टा P और डेल्टा V, ये हमें पता है कि दिस इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो इसका आंसर और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इज वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इंप्लाइज दैट गैमा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V विच इज इक्वल टू डेल्टा P। और स्टूडेंट्स, अब हमने यहां से कौन सी वैल्यू बनानी है? हमने यहां पे इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, वो क्या होती है? दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे केस के मुताबिक। ठीक है, अब यहां से हम क्या फैक्टर बनाते हैं? ये आ जाएगा गैमा P एज इट इज डेल्टा P डिवाइडेड बाय, ये जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है डेल्टा V डिवाइड बाय V, इसको एज इट इज उठा के हम डेल्टा P के नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा V ओवर V। तो स्टूडेंट्स, ये तो वही बात आ गई कि दिस इज स्ट्रेस, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिक मॉडुलस का नाम देते हैं। तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी कैपिटल E विच इज फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, और यहां पे हम A को लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि इलास्टिक मॉडुलस फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गैमा टाइम्स ऑफ P। अब ये वाली वैल्यू आपने स्पीड के फॉर्मूले के अंदर प्लेस करनी है, जो कि क्या था? कहता है कि एज स्पीड का रिलेशन था V इज इक्वल टू E एडियाबैटिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय गैमा अंडर रूट। अब इस रिलेशन में हम एडियाबैटिक इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा गैमा P डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें पता है कि फॉर एयर गैमा की वैल्यू है 1.4, प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू 1 atm है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम इसे लिखेंगे तो ये 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। और डेंसिटी ऑफ एयर दैट इज 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में हम प्लेस करेंगे, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। सो दिस इज इक्वल टू 333 मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअल वैल्यू जो थी दैट वाज 332, हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट 333 आ रहा है,
विच इज वेरी मच क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं इसको विच इज वेरी मच क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन चूंकि ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल नहीं है, इस वजह से इसके अंदर कोई ना कोई एरर होगा। तो एरर की वैल्यू इसमें कितनी आती है? एरर इन लैप्लेस कैलकुलेशन इज 0.3%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से हमें यह बात पता चलती है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू साउंड एयर में से ट्रेवल करती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। यहां तक है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।